हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी को सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग प्लासी के युद्ध देख चुके थे। प्लासी के युद्ध के बाद कैसे मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को सत्ता पर स्थापित किया गया था, यहाँ तक मेरी क्लासेस हो चुकी थी। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीर कासिम, देखिए, 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक एक बंगाल का नवाब रहता है। जो मीर कासिम है, जो सिराजुद्दौला के बाद जो मीर जाफर बनता है। सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध में हारता है, उसके बाद मीर जाफर को कंपनी ने अपना कठपुतली नवाब बनाकर बैठाता है। और उसके बाद जब मीर जाफर को बेगारा के युद्ध में मीर जाफर जब हारता है, तो मीर कासिम को 1760 से 1763 टाइम पीरियड है कि मीर कासिम बंगाल का नवाब रहता है। मीर कासिम, ठीक है। हम लोग देखते हैं मीर कासिम। देखिए, जब मीर कासिम को अंग्रेजों ने, मीर कासिम को जो कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है, तो उस टाइम 1860 की बात है। उस टाइम जो मीर कासिम जब बंगाल के नवाब बनते हैं, जो बंगाल बंगाल आप लोग ध्यान रखिए, इंडिया का ये हो गया बंगाल प्रांत, ठीक है। देखिए, ये हो गया बंगाल प्रांत, ठीक है। तो इस बंगाल प्रांत में जब मीर मीर कासिम जब सत्ता में बैठता है, तो इसको तो फ्री में सत्ता मिली थी, किसी और ने युद्ध लड़ा और इसको सत्ता दे दी। अंग्रेजों ने युद्ध बेदारा के युद्ध में डचों को हराया और मीर जाफर को हराया, और उसके बाद बंगाल की सत्ता अपने कब्जे में लिया, ठीक है। और सत्ता कब्जे में लेकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बैठा दिया गद्दी पर कि आप नवाब बनिए, आप शासन कीजिए। लेकिन मीर कासिम उत्साहित हो, कंपनी का शर्त भी था कि उपहार चाहिए, उत्साहित हुआ। बंगाल का कुछ प्रांत था, जैसे चटगांव, उसको कंपनी को दे दिया कि आप चटगांव ले जाइए। और चटगांव भी दे दिया, और उसके साथ बहुत सारा धन संपत्ति, बहुत सारा धन, हीरे सोने जवाहरात गिफ्ट में दे दी कि आप इसको रख लीजिए। कंपनी को दे दिए, कंपनी ने रख लिया। बात आती है इसकी नीतियाँ। 1860 से 1863 में बना रहता है, लेकिन इसकी नीतियाँ क्या थी, ये तो बंगाल में था। देखिए, इसकी नीति थी, इसका मीर कासिम का मानना था कि जिस प्रकार मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया है, वैसे ही हो सकता है भविष्य में इसे भी हटाकर किसी और को बैठाया जाए। इसीलिए इसने सोचा कि बंगाल की पहले सेना को सुदृढ़ करता है, कि अंग्रेजों को कमर तोड़ने के लिए, अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए सबसे पहले ताकत चाहिए, और ताकत उनके पास थी नहीं। तो क्या करता है, ये पहला काम करता है, यूरोपीय यूरोपीय प्रशिक्षण यूरोपीय प्रशिक्षण पद्धति से यूरोपीय प्रशिक्षण पद्धति से बंगाल सेना को प्रशिक्षित किया। जिस प्रकार यूरोप की सेना लड़ती थी, उसी प्रकार मीर कासिम सोचता है कि अगर मुझे कंपनी से लड़ना है, यूरोप में जो नई पद्धति से जो सेना है, नई नई हथियारों का सेना जो यूज करती हैं, जो सेना है, जो यूरोपीय सेनाएं हैं, जिस प्रकार यूरोप में जो नए नई पद्धति के हथियार हैं उसका इस्तेमाल करती है, इन लोगों का प्रशिक्षण पद्धति को अपनाया और बंगाल की सेना को ट्रेंड करने का प्रयास किया, ट्रेंड दे दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, चुंगीकरण।
कर को समाप्त कर दिया। मीर कासिम जब सत्ता में आता है तो सबसे पहले अपनी सेना को प्रशिक्षित करता है यूरोपीय पद्धति से, और उसके बाद चुंगी कर को समाप्त कर दिया। चुंगी कर इसलिए समाप्त किया क्योंकि अंग्रेजी कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार 1717 ईस्वी में मिल चुका था कि आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं और एक भी रुपया आपको कर के रूप में, टैक्स के रूप में नहीं देना है, लेकिन 3000 रुपया सलीना आपको देना है। मात्र 3000 रुपया सलीना के दर पे पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो बाहरी कंपनी आते थे या जो कंपनी भारत में ही थे, छोटे छोटे हस्तशिल्प उद्योग, वो अगर व्यापार करते थे तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। चुंगी कर, अगर एक जगह से दूसरे जगह अपना व्यापार करते थे तो रास्ते में चुंगी कर लगता था, चुंगी टैक्स। तो चुंगी टैक्स देना पड़ता था जिसके कारण इन लोगों की वस्तुएं महंगी हो जाती थी, जिसके कारण इन लोगों की वस्तुएं महंगी पड़ती थी क्योंकि उसमें टैक्स भी ऐड हो जाता था ना। इसलिए इन लोगों को व्यापार में काफ़ी नुकसान होता था और अंग्रेजों को काफ़ी फायदा होता था कि हम अंग्रेज व्यापार में काफ़ी आगे भी थे कि उनको टैक्स लगता नहीं था। इसी कारण से मीर कासिम ने सोचा है कि अगर चुंगी कर हम हटा देते हैं, अगर कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब कर दे ही नहीं रही है तो ऐसा करता हूँ कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरे बंगाल पर टैक्स मुक्त। कोई भी आएगा व्यापार करने के लिए बंगाल में, एक भी रुपया टैक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चुंगी कर को समाप्त कर दिया कि आप लोगों को चुंगी कर नहीं लगेगा। और सारी कर थी जो बंगाल राजस्व के वो सब तो लगते थे, लेकिन चुंगी कर को समाप्त कर दिया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर व्यापारी सामान अपने खरीदते थे या बेचते थे। इन कर को खत्म करने से अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ, पहला। दूसरा, जो यूरोपीय प्रशिक्षण पद्धति से बंगाल अपनी सेना को ट्रेंड कर रहा था, इस पद्धति को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है कि मीर कासिम ऐसा काम कर रहा है और उसने चुंगी कर को भी समाप्त कर दिया, तो उन्होंने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के गद्दी से हटा देते हैं। बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा देते हैं। तब 1763 ईस्वी में बंगाल की गद्दी से हटाते हैं इनको, और यहाँ पे एक दूसरा शासक मीर जाफर, आपको लगता होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला हारा, तो मीर जाफर ही तो बना था उस टाइम। बिल्कुल सही सोच रहा है। और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को ही बैठाया गया था गद्दी पे, और मीर जाफर ने जब बेलारा युद्ध लड़ा और हारा, इसको गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन जब मीर कासिम आता है, इसकी नीतियों से और बिगड़ी हुई थी, क्योंकि तो चाहता था, इसका कोशिश था कि हम यूरोपीय कंपनी से सहयोग लेकर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएं। लेकिन ये जो मीर कासिम था, ये अपने सेना को ट्रेंड कर रहा था। तो विदेशी कंपनी से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे लड़ने के लिए मीर कासिम अपना ही सेना ट्रेंड कर रहा था। इससे 2 कदम ये भी आगे था। इसके कारण से इसको हटा दिया गया 1763 में, और मीर जाफर को लाकर गद्दी पर बैठा दिया गया। मीर जाफर को देखिए, बात होती है कि 1860 में जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसका नाम था हेनरी बैनसीटाल्ट। जो नवाब था, 1760 ईस्वी में नवाब की गद्दी पर बैठा और 1865 ईस्वी तक रहा उसके। जो हेनरी बैनसीटाल्ट था वो बंगाल का गवर्नर था। इसको 1760 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था कि आप बंगाल की गद्दी को संभालिए। उसके पहले यहाँ का गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था, ठीक है ना, जो प्लासी युद्ध में काफी एक्टिव रहा और गवर्नर रहा। और इसने इस परिवर्तन को, जो मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया, इसने इस परिवर्तन को एक क्रांति के नाम दिया। एक कहता है हेनरी बैनसीटाल्ट, कहता है कि ये क्रांति है। बात पर विचार करने वाला है। क्या बात पे विचार करने वाला है? जो ये सत्ता परिवर्तन होता है, जो एक शासक को हटाकर दूसरे शासक को बिना युद्ध के बैठा दिया जाता है, क्या एक क्रांति हो सकती है? क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या
क्या 1860 में, सॉरी क्या 1760 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या वह एक क्रांति थी? देखिए इसका आंसर हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। अगर क्रांति होती तो बंगाल के जनजीवन इसमें सम्मिलित होते, बंगाल के जो लोग थे वह इस क्रांति में सम्मिलित होते और प्रभावित भी होते। लेकिन जो सत्ता परिवर्तन हुआ, देखिए जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन से बंगाल के जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो हेनरी बेसिस्टार्ट कहता है कि क्रांति है, लेकिन जो सत्ता का परिवर्तन होता है, इस सत्ता के परिवर्तन से बंगाल का जनता इस सत्ता के परिवर्तन में सम्मिलित भी नहीं होती है और सत्ता के परिवर्तन से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। सत्ता के परिवर्तन से उनके जीवन में 1% का बदलाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, प्रशासन पद्धति में परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए दूसरा पॉइंट आता है कि देखिए इस प्रशासन पद्धति में जिस प्रकार मीर कासिम ने 300 सालों तक प्रशासन संभाला, उस वह प्रशासन की नींव मीर जाफर के समय से नहीं डल चुका था। देखिए जो मीर कासिम है, जो मीर कासिम में जो प्रशासन संभालता है, वही प्रशासन सेम टू सेम 1864 1760 से 63 जिस प्रकार का शासन रहता है बंगाल में, वैसे ही इसका हटने के बाद जब हटता है और मीर जाफर जो गद्दी संभालता है, प्रशासन सेम ही चलेगी भाई। जो मेन शासक कांग्रेस थे, इनको तो बस कठपुतली की तरह यूज कर रहे थे। अब प्रशासन वही संभालते थे, पूरा जिम्मेवारी उन्हीं के अंडर था, वही कंट्रोल करते थे, लेकिन नाम इनका था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये क्रांति थी। क्रांति नहीं थी। क्रांति होती है तो बंगाल की जनता के जीवन में परिवर्तन आया होता, सत्ता परिवर्तन हुआ तो प्रशासन पद्धति में परिवर्तन हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि जो यह मीर कासिम के हटने के बाद मीर जाफर जो बनता है, ये बस एक सत्ता का परिवर्तन था, कोई विशेष क्रांति नहीं थी। इसको सत्ता का परिवर्तन ही माना जाएगा, विशेष क्रांति नहीं माना जाएगा। देखिए लेकिन बात क्या होती है, देखिए जब इसको हटाकर मीर जाफर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। जब इसको हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया 1763 से 65 जी हटता है, 63 में इसको हटाया गया और मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया मीर जाफर को, तो क्या होता है, देखिए जब मीर जाफर यहाँ के नवाबी संभालता है तो मीर कासिम को यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। इसको खदेड़ दिया गया था, इसको यहाँ से बंगाल से खदेड़ कर इसको भगा दिया गया कि तू निकल यहाँ से। एक नवाब था मीर कासिम, इसको हटा दिया गया और सत्ता परिवर्तन करके मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ये इसको पसंद नहीं आया। इसने क्या किया, इसने मन में ठान लिया कि मैं इनके खिलाफ, मैं अंग्रेजों के खिलाफ, मैं कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, यह जाता है सबसे पहले मुगल बादशाह के पास जाता है, जो पूरे भारत के मुगल सम्राट थे।
उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। देखिए ये जाता है सबसे पहले शाह आलम द्वितीय। देखिए जाता है पहले शाह आलम द्वितीय के पास, जो मुगल सम्राट थे। मुगल सम्राट इनके पास आता है कि मुझे युद्ध लड़ना है, कि मुझे युद्ध लड़ना है। किसके खिलाफ? तो कंपनी के खिलाफ। ये कंपनी बंगाल में कंपनी खुद अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, और यहाँ के जो नवाब थे मीर कासिम, मुझे हटा दिया, मीर जाफर को बैठा है। ये मीर जाफर को कठपुतली की तरह यूज कर रहा है। पूरा कहानी इनसे बताता है शाह आलम द्वितीय से, जो मुगल सम्राट थे। ठीक है, उसके बाद ये तैयार हो गए, बोले ठीक है मैं चलूंगा उससे लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए उस कंपनी से। उसके बाद गया, एक थे अवध के नवाब, अवध प्रांत जो अभी उत्तर प्रदेश में है। अवध लखनऊ है ना, ठीक है, वही अवध प्रांत है। देखिए अवध प्रांत में गया, अवध के नवाब के पास गया, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के पास आता है। सुजाउद्दौला से कहा है कि मुझे आपकी सेना का मदद चाहिए, क्योंकि मुझे लड़ना है, मुझे इस कंपनी से लड़ना है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इस कंपनी से मुझे लड़ना है। क्या करना है? इस कंपनी से मुझे लड़ना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुझे हराना है और बंगाल अपना गद्दी अपना सत्ता स्थापित करना है फिर दोबारा। ये बोलते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब बात क्या होता है कि 1764 स्थान क्या है? बक्सर। देखिए 1764 बक्सर की जगह है बंगाल में। तो देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो दो गुट थे। एक और जो एक गुट था किसके ओर? शाह आलम सेकेंड प्लस मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, और उसके बाद जो थे उनका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। अब आते हैं किसके खिलाफ? बक्सर के स्थान में बक्सर युद्ध होता है। और किसके खिलाफ? तो कंपनी। अब कंपनी अपना जो सैन्य अध्यक्ष बनाया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। जो कंपनी थी, जो कंपनी है, इसका जो सेनाध्यक्ष था लड़ने के लिए आया था उसका नाम था हेक्टर। उसका नाम था हेक्टर मुनरो। समझ रहे हैं? 1764 बक्सर स्थान जहाँ लड़ाई होती है, बक्सर युद्ध होता है। एक और शाह आलम द्वितीय है जो मुगल सम्राट है, पूरा भारत के मुगल सम्राट है। दूसरा मीर कासिम है जो भूतपूर्व बंगाल का नवाब था, जो बंगाल का भगोड़ा नवाब था, जिसको भगाकर भगोड़ा नवाब था बंगाल, इसको भगाकर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, तो बात आता है शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। इधर होता है हेक्टर मुनरो उसका सेनापति। ठीक है, और यह दोनों युद्ध होता है। युद्ध हो गए बक्सर का युद्ध में कंपनी की सेना ने इन तीनों की सेनाओं को पराजित कर देता है। कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत गई। इस युद्ध में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता है और इन तीनों की सेनाओं की हार होती है। यह युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। माना जाता है कि 1857 का युद्ध, जो 1757 की प्लासी की लड़ाई है, यह बंगाल विजय थी, बंगाल की विजय थी, क्योंकि बंगाल के नवाब को हटाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक कठपुतली नवाब रखा था। लेकिन यह बक्सर का युद्ध था ना, ये पूरे भारत विजय था, अंग्रेजों का पूरे भारत का विजय था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को परास्त कर दिया था, जो मुगल सम्राट थे। एक मुगल सम्राट, जो देश के मुगल सम्राट है, पूरा देश उसके अंदर में है, और उसको उसकी सेनाओं को एक कंपनी पराजित करती है। इसका मतलब यह पहला चरण था, यह पहली सीढ़ी थी, बंगाल एक पहली सीढ़ी थी जिसके माध्यम से चलकर उसने पूरे भारत को अपने कब्जे में किया कंपनी। तो शाह आलम द्वितीय, देखिए यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि कंपनी ने पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने वाली थी, अब कर भी ली थी। शाह आलम द्वितीय इस युद्ध के बाद बहुत सारे अधिकार कंपनी को देते हैं, हम देखेंगे आगे कौन कौन अधिकार मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है 1764 का बक्सर की लड़ाई है, बक्सर का जो युद्ध है एक निर्णायक युद्ध है। इसी युद्ध के कारण ही कंपनी का पूरा आधिपत्य यहाँ पर स्थापित होता है बंगाल पे। प्लासी और पहली श्रेणी थी कंपनी, बक्सर का युद्ध दूसरा श्रेणी था, जो इसने जो कंपनी को पूरे भारत में शासन स्थापित करने का प्रेरणा दी। ठीक है, अब यह स्पष्ट कर दिया कि अब कंपनी का अधिकार, बक्सर युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि कंपनी का अधिकार पूरे भारत में होने वाला था। यह स्पष्ट कर दिया था कि शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, मीर कासिम शुजाउद्दौला इस युद्ध में हार चुके थे। तो हम लोग समझ गए कि किस प्रकार मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को गद्दी बैठाया जाता है, और किस प्रकार शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में कंपनी का जीत होता है। अब हम लोग के पास एक ही पॉइंट है, एक ही बात समझने वाला है कि बक्सर का युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ, क्या और कौन कौन सी बातें थी जो बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, हमको देखना है कि युद्ध के बाद क्या हुआ। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर के युद्ध के जो परिणाम हुए क्या हुए, कौन कौन सा, इलाहाबाद की जो संधि होती है, संधि का परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद।